वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का लेसन 16 देखेंगे। इससे पहले 15 लेसन हो गए हैं और राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है, रीडिंग सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं 16 लेसन द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सा टाइटल दिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के ऊपर ये एक लेसन है, ये एक पोएम है और अच्छी पोएम है। इससे अपने को काफ़ी नई जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी बुक ओपन रखें और उसमें कहीं कुछ कठिन वर्ड मिले तो उसके मीनिंग लिखते रहें। तो देखते हैं क्या दिया है इस लेसन में। तो पहले तो हम देखें ब्लू कलर के इस बॉक्स में कि इज इंग्लिश अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, कि क्या इंग्लिश अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। और एक और क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स इट सो, कि और क्या है जो इसको ऐसा बनाता है, यानी इसको ऐसा कठिन बनाता है। अगर वो कठिन है तो क्या है जो इसको कठिन बनाता है। तो किसी को कठिन लगती होगी जिसने नहीं सीखी होगी। तो ये तो एक ऐसा चित्र दिया हुआ है, इसमें स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं अपना ये स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा दिया है कि सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका जो अर्थ है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्पेलिंग है वो सेम होती है ना, और उनका उच्चारण भी सेम होता है। जैसे क्या, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, टू प्ले इट इट्स अ गेम, कि क्रिकेट एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, लेकिन खेला जाए तो गेम भी है। अब गेम तो हम जानते हैं कि गेम क्रिकेट तो है ही सही, सभी जानते हैं, लेकिन कीड़ा कौन सा, जो कीड़ा होता है ना, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में राम जी का घोड़ा कहते हैं, क्रिकेट कहते हैं, है ना, टिड्डा कहते हैं जिसको, तो वो टिड्डे की बात हो रही है। तो क्रिकेट एक इंसेक्ट भी है और एक गेम भी है। तो इस तरह के अपने को एक ही स्पेलिंग के और एक ही उच्चारण वाले अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों को हम इस पूरे लेसन में देखेंगे। और ऐसे वर्ड्स को कहते हैं होमोनियम्स। ऐसे वर्ड्स को होमोनियम्स कहा जाता है। इंग्लिश में जैसे सिनोनियम्स होते हैं ना, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी उनके अर्थ सेम होते हैं। तो ऐसे ही जब स्पेलिंग और उच्चारण सेम होंगे लेकिन अर्थ फिर भी अलग होंगे तो उनको होमोनियम कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का। फिर आगे देखें कि वन ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थॉरली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। अब इसमें पहले तो एक दो वर्ड देखें कि इसमें लैंड कहा है देश को, थॉरली मतलब पूर्णतः, एग्रीड मतलब सहमत होना, और इंडीड कहते हैं वास्तव में, है ना, सही में। तो क्या इस चारों लाइन का क्या मतलब है कि ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, की हर व्यक्ति हर देश में इस बात से पूर्णतः सहमत है कि अंग्रेजी भाषा को समझाना वास्तव में कितना कठिन है ना, उसको एक्सप्लेन करना कितना कठिन है। क्यों, अगर कोई सेंटेंस बोलेगा उसमें वो अगर किसी टिड्डे की बात करना चाह रहा होगा, क्रिकेट की, इंसेक्ट की, और यदि आप सामने वाला तो क्रिकेट गेम को ही जानता है, तो वो हो सकता है उस सेंटेंस को कनेक्ट ना कर सके और इस वजह से इंग्लिश को वो कठिन समझे। तो इस तरह के शब्द अपनों को देखने को मिलेंगे। फिर आप अगला स्टेंजा देखते हैं कि सम पीपल से दैट यू आर अ डियर येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, कि कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरे डियर हो। डियर मतलब प्रिय हो, ये तो हम जानते हैं कि यू आर माई डियर फ्रेंड, इस तरह से। येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, लेकिन जो डियर है वो तो चीप से काफ़ी दूर है। इसमें दो वर्ड के मीनिंग देखे, चीप मतलब सस्ता, तो डियर का भी कोई अलग अर्थ होगा यहाँ पे। डियर मतलब एक तो प्रिय हो गया, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डियर है वो सस्ते से काफ़ी दूर है। मतलब क्या हो सकता है, डियर कहते हैं महंगे को, है ना, जो महंगा होता है, जो कॉस्टली होता है, जो एक्सपेंसिव भी बोलते हैं। तो डियर मतलब महंगा, तो डियर के भी क्या दो अर्थ हो गए, एक तो प्रिय और महंगे को कहते हैं। फिर अब देखते हैं अगले स्टेंजा को, मतलब वही स्टेंजा अगले पेज पे। अ जंपर इज अ थिंग यू वियर येट अ जंपर हैज टू लिप। अब देखेंगे एक जंपर एक वस्त्र होता है महिलाओं के पहनने का, वो जो पहनने की चीज होती है, एक वस्त्र होता है। येट जंपर हैज टू लिप, लेकिन जंपर को तो छलांग भी लगानी होती है, लिप करना होता है। तो लिप मतलब कूदना होता है, जो जंप करता है वो जंपर। तो ये दो अलग मीनिंग हो गए यहाँ पे। तो इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्वेर
and pray who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelled the same। और कहा है कि यह बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही विचित्र है, क्विर है, और ये सोचा जाए कि किसको दोष दें कि इन अलग अलग अर्थ वाले कुछ शब्दों का जिनका उच्चारण और स्पेलिंग सेम है, तो किसको दोष दें। अगर अलग ही अर्थ है तो कोई अलग नया वर्ड बना दे, तो उसके लिए सेम स्पेलिंग और उच्चारण रख के वैसे ही कंफ्यूज करना, तो किसको दोष दिया जाए। तो इस तरह से ये विचार किया जा रहा है पोइट के द्वारा। फिर अब देखें अगला स्टेंजा कि अ लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप इज व्हेन यू फॉल, कि एक छोटी यात्रा को तो ट्रिप कहते हैं, कि ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, जैसे पिकनिक पे जाते तो घूम फिर के पार्टी करके आ जाते हैं, तो ऐसे ही ट्रिप यानी छोटी यात्रा को ट्रिप कहते हैं। और एक ट्रिप वो होता है जब आप फॉल करते हैं यानी गिरते हैं, यानी एक गिरने का तरीका जब आप ठोकर खा के गिरते हैं तो उसको भी ट्रिप होना कहते हैं। तो ये ट्रिप के दो अलग मीनिंग हो गए। इट डजंट मीन यू हैव टू डांस वेन एवर यू होल्ड अ बॉल। और यहाँ पे भी इन दो लाइनों में भी दो अर्थ निकल रहे हैं कि इसका ये मीनिंग नहीं है कि जब भी आपके हाथ में बॉल हो तो आप डांस ही करो, है ना। मतलब क्या कहा है कि बॉल एक तो खेलने वाली बॉल होती है, वो तो हम सभी जानते हैं, है ना, गेम वाली खेलने वाली, और एक बॉल डांस को भी कहते हैं जो वेस्टर्न क्लासिकल डांस है ना, जो विदेशों में नाचते हैं ना, जैसे पार्टीज में हम देखते हैं फिल्मों में, तो उसको बॉल डांस कहते हैं। तो नाउ हियर्स अ थिंग दैट पजल्स मी, म्यूजिशियंस ऑफ गुड टेस्ट will very often form a band. I have one around my waist। तो पहले तो एकदम मीनिंग देखे। पजल मतलब कि कंफ्यूज होने को कहते हैं, कि यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे कंफ्यूज करती है, जो पोइट है वो कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे एक बात को सोच के, कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो या गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, उच्च कोटि के, है ना, गुड टेस्ट मतलब वो चखने वाले नहीं, उच्च कोटि के कलाकारों को गुड टेस्ट वाले बोलते हैं। तो वे अक्सर अपना एक बैंड बना लेते हैं, है ना, बैंड मतलब समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो वो तो बना लेते हैं बैंड, लेकिन एक बैंड तो मेरे कमर में भी है ना, वेस्ट में यानी कमर में। तो वेस्ट में कौन सा बैंड है? बैंड कहते हैं बेल्ट को, जो बेल्ट होता है ना पहनने के लिए, तो वो उसको भी बैंड ही कहा जाता है। तो ये भी दो अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे। फिर अब देखते हैं अगले स्टेंजा में कि यू स्पिन अ टॉप गो फॉर अ स्पिन, कि आप टॉप को स्पिन करते, टॉप मतलब लट्टू होता है जो एक खेलने का होता है ना, आजकल तो बहुत कम देखते हैं बच्चे, मोबाइलों से बाहर ही नहीं आते। और स्पिन की ओर आप स्पिन पे भी जाते हैं, कार सवारी को स्पिन कहते हैं, घूमने जाते जब कार सवारी पे। और स्पिन यार्न में भी कि और आप यार्न को भी स्पिन करते हैं, यार्न मतलब एक धागा होता है जिसको ऐसे गोल गोल घुमाते, तो उसको भी क्या, कोई भी चाहे छल्ला हो या कुछ भी हो तो उसको भी स्पिन करना कहते हैं, गोल घुमाने को। येट एवरी स्पिन अ डिफरेंट स्पिन एज यू कैन पेनली सी, और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पिन के 3 अर्थ हो गए। तो ये मतलब हर स्पिन एक अलग स्पिन है, वही है कि स्पिन की बात नहीं हो रही है, एक स्पिन बॉलिंग वो घुमाने की बात भी होती है, जो वो स्पिन अलग है। फिर आगे देखें कि नाउ हियर्स अ मोस्ट पेक्यूलियर थिंग दैट वाज टोल्ड मी एज अ जोक, कि अब यहाँ पे एक विचित्र चीज है जो मुझे एक जोक के रूप में कही गई थी। क्या? कि अ डम्ब मैन वुडंट स्पीक अ वर्ड येट सीज्ड अ विल एंड स्पोक। कहा है कि एक डम्ब व्यक्ति, डम्ब मतलब गूंगा, है ना, मतलब जो बोल ना सके, तो गूंगा आदमी जो है वो बोल नहीं सकता है, लेकिन यही जो वर्ड है, मतलब ये जो डम्ब शब्द है, ये सीज्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है पहिए को और उसके तीलियों को। स्पोक यानी उसके तीलियां, अगर हम देखते हैं ना जो पहिया होता है साइकिल वगैरह का, तो उसमें ताड़ियाँ रहती है जिसको हम तीलियां बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं इंग्लिश में। तो उन पहियों में एक बीच में स्पोक होता है जिससे वो पूरा सब जुड़ी रहती है ताड़ियाँ, तो उसको भी डम्ब कहते हैं। तो ये भी अलग मीनिंग है इसका। फिर अब आगे देखें कि अ डोर मे ऑफन बी अजार बट गिव द डोर अ स्लैम एंड देन योर नर्व्स रिसीव अ जार। देखें यहाँ पे अजार और अजार इसका टुकड़े करके इस तरह से बोला जा रहा है कि आप दरवाजे को अक्सर अजार देखते हैं, है ना, अजार मतलब आधा खुला, जिसको जो आधा खुला होता है उसको अजार कहते हैं।
दरवाजा मतलब आधा खुला भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी पूरा बंद या पूरा खुला हो। तो अजार यानी दरवाजा आधा खुला भी होता है अक्सर, लेकिन आप उसी दरवाजे को एक जोर से स्लैम करें, लगाएं, तो जब आपकी नसें में जो झुंझुनाहट होगी वो भी एक जारी होगी, मतलब जो हाथ में धक्का लगेगा जोर से जब आप हाथ रखेंगे दरवाजे पे और उसी हाथ पे दरवाज़ा जोर से लगे, तो आपके हाथों में जो कंपन सी होगी, जो दर्द सा महसूस होगा, उसको भी क्या कहेंगे, अजार। एंड देन देयर्स जार्स ऑफ जैम, और वो जार भी होते हैं, जैम के, अचार के, मुरब्बे के जार होते हैं ना, बर्निया कहते हैं। यू हैव हियर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम, और यहाँ पे आप देखें जाम का एक और अर्थ बताया कि और आपने अवश्य सुना होगा ट्रैफिक जाम के बारे में भी। एंड जाम्स यू गिव योर थम्स, और आप जाम भी देते हैं अपने थम्स पे। थम्स मतलब ये जो अंगूठा होता है, जब हम कोई अंगूठा लगाते हैं ना, साइन करना नहीं आते तो वो जो हम जोर देते हैं तो वो भी जाम करना ही कहते हैं अंगूठे को। एंड एडर्स, टू वन इज अ स्नैक, द अदर एड्स अप सम्स, और अब ये तो देखे जाम के भी 2-3 अर्थ हो गए, अजार के भी 2-3 अर्थ हो गए, और आखिरी के 2 लाइन में कहा है कि एक एडर्स। एडर्स क्या है कि ये एक प्रकार का सांप है, और एक और एडर किसको कहते हैं कि जो ऐड करता है सम्स को, मतलब सम मतलब जो अंकों को जोड़ने का काम करता है, वो क्या एडर है ना। इंग्लिश में ऐड करना ही बोलते हैं जोड़ने को, तो जोड़ने वाला क्या हो गया, एडर, और एडर एक सांप का भी एक प्रजाति का नाम है। तो ये अलग अलग मीनिंग अपनों को देखने को मिल रहे हैं। फिर अब आगे देखें अगले स्टेंजा में कि अ पुलिसमैन इज अ कॉपर, इट्स अ निक नेम इम्पोलाइट, येट अ कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट। कहा है कि एक जो पुलिसमैन है, जो पुलिस वाला होता है, उसको कॉपर कहते हैं। वैसे ये कम ही सुनने को मिला होगा कॉपर, क्योंकि एक निक नेम बोलते हैं पुलिस वाले को, जो कि असभ्य सा होता है, इम्पोलाइट होता है। तो कॉपर एक और क्या चीज होती है किचन में, वो बर्तन होता है कॉपर का, तांबे का, है ना, जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो भी कॉपर एक धातु भी है, और पुलिस वाले को भी कॉपर कहा जाता है। तो इस तरह से अपने देखा बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स के जिनके एक से ज्यादा मीनिंग्स हैं। तो आखिरी लाइनें भी फिर वही है जो स्टार्टिंग में देखी थी कि ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थॉरली एग्रीड, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड, कि हर व्यक्ति हर देश में इस बात से पूर्णतः सहमत है कि अंग्रेजी भाषा को समझाना वास्तव में कितना कठिन है। और कठिन क्या चीज़ें बनाती है, एक से अधिक अर्थ रखने वाले ऐसे वर्ड्स, और ऐसी काफ़ी कुछ इसके नए जब हम देखते हैं इसके गहराई में, इंग्लिश में डीप में जाके, तो उसके काफ़ी रूल्स होते हैं। तो जैसा कि हम हिंदी भी बोलते हैं तो ढेर सारे उसमें रूल्स होते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते, हम अपने हिसाब से बोल देते हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर लैंग्वेज कठिन है अगर उसको उसके नियम से फॉलो किया जाए तो। फिलहाल तो इंग्लिश की बात हो रही है, इसके पोइट कौन है, तो हैरी हेम्सले है ना। इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज के पोइट कौन है, हैरी हेम्सले। अब इसमें पोयम के बारे में कुछ 2-3 लाइनें लिखी है, तो ये देख लेते हैं हम कि द पोयम डिस्क्राइब्स द नुएंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ लाइट हार्टेड वे, कि जो पोयम है इसमें वर्णन किया गया है जो सूक्ष्म अंतर है, नुएसेंस मतलब सूक्ष्म अंतर को कहा है, जो अंग्रेजी भाषा में सूक्ष्म अंतर होता है उसके बारे में बताया गया है, बिल्कुल प्रफुल्लित तरीके से, मतलब हंसी मजाक के तरीके से, कोई बहुत सीरियसली नहीं। और स्पेशली ऐसे शब्दों के बारे में बताया गया है जिनके अर्थ अलग अलग है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उच्चारण सेम है, तो ये तो अपनों को पता ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अपनों को कॉपी में कंप्लीट करने होंगे, तो जिस पे राइट लगा हुआ है सिर्फ वही कॉपी में लिखेंगे, बाकी जो है वो क्रॉस लगे हुए होंगे तो वो नहीं लिखना है। तो फर्स्ट वाला आंसर अपनों को लिखना है, सारे इंपॉर्टेंट है जो लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, इसके बाद फोर्थ वाला भी लिखना है, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला नहीं लिखेंगे, और लास्ट में एक सेवंथ वाला है यह लिखना है। ये हुआ क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद इसमें 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, पूछे गए काफ़ी बार एग्जाम्स में भी। तो 16 पोएम का ही ये 2018 में भी पूछा गया था। तो इसमें देखे फर्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, तो ये वाला अपना कौन सा है, सेकेंड वाला स्टेंजा है पोएम का, है ना, अपनों ने पढ़ा था। तो इसमें अभी अपनों ने पढ़ा है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है कि ए वाला कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, डियर का विलोम क्या है,
तो हम क्या जानते हैं, कॉस्टली, चीप, प्रीशियस या बिलव्ड। तो डियर का मतलब तो वैसे कॉस्टली होता ही है, और इसका विलोम हम जानते हैं चीप, सस्ते को कहते हैं। सेकेंड लाइन में बताया गया है, पोएम की सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं इस एक्सट्रैक्ट में। फिर बी वाला क्वेश्चन है कि द जंपर हैज टू मीनिंग्स, कि जंपर के दो अर्थ हैं। इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्स, इसका एक मीनिंग तो ये है कि एक जो कूदता है, जो जंप करता है। व्हाट इज द सेकेंड मीनिंग, कि इसका सेकेंड अर्थ क्या है। तो अपने क्या पढ़ा था कि एक पहनने का एक वस्त्र है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि वुमेन्स का एक लूज आउटर गारमेंट होता है जो पहनने में आता है महिलाओं के, है ना। बाकी वर्ड्स तो वैसे ही गलत ऑप्शन है। और सी वाला कहा है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कि एक्सट्रैक्ट कौन सी पोएम से लिया गया है। तो पोएम का नाम पूछा है, तो डायरेक्टली हम बता देंगे क्या, द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद हम देखें अगला स्टेंजा कि सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये अपना फर्स्ट वाला स्टेंजा है पोएम का। तो क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि द अबो लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कि ये पोएम रिक्त स्थान है, मतलब पोएम का नाम ही पूछा है सिंपली कि कौन से पोएम से ली गई है लाइनें, तो ये अपनों को बताना है। तो पोएम का नाम बता देंगे द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर सेकेंड क्वेश्चन है बी वाला कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसेक्ट इन द स्टेंजा, कि स्टेंजा में कीड़े का नाम क्या है। तो वो हम जानते हैं क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट कोई कहा है। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है कि गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड इजी फ्रॉम द अबो लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनों में से इजी वर्ड का विलोम बताएं। तो हम क्या जानते हैं किसको कहा होगा, कौन सा ऐसा वर्ड है इसमें, तो हार्ड, हार्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको जो इजी का विलोम है। इजी मतलब सरल और हार्ड मतलब कठिन, कि अंग्रेजी भाषा का को समझाना वास्तव में कितना कठिन है, तो हार्ड है। फिर डी वाला क्वेश्चन है कि द सेम मीनिंग ऑफ कंप्लीटली, कंप्लीटली का अर्थ बताना क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन थॉरली, थॉरली मतलब पूर्णतः, बाकी ऑप्शन तो गलत है। फिर ए वाले में पूछा है कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेम इन द स्टेंजा, स्टेंजा में सेम का अपोजिट क्या है। तो सेम का अपोजिट डिफरेंट है ना। इसमें हम देख सकते हैं लाइनों में कि दिया गया है फर्स्ट लाइन में डिफरेंट वर्ड। इसके बाद एफ वाला क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्ड, हार्ड का क्या मीनिंग है। तो मीनिंग पूछा है, देखें यहाँ पे कंफ्यूज होके इसका अपोजिट नहीं बता देना है, डिफिकल्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। फिर जी वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ क्रिकेट, तो ये अपना क्वेश्चन आंसर ही है जो अभी क्वेश्चन आंसर आपने लिखा है ना, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो द टू मीनिंग्स ऑफ द क्रिकेट इज वन इज अ गेम एंड अदर इज स्मॉल इंसेक्ट। फिर एच वाला क्वेश्चन है कि एन इंसेक्ट एंड अ गेम बोथ कैन बी कॉल्ड, तो फिर घुमा फिरा के पूछा गया था ये कि कीड़े और गेम को दोनों को क्या कहा जा सकता है, तो सेकंड है क्रिकेट। और आई वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज थॉरोली एग्रीड, कि क्या है जो जिससे पूर्णतः हर जगह लोग सहमत है, जो बात हर जगह सहमत है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यहाँ से लाइनों में से हम लिख देंगे इट्स थॉरोली एग्रीड, और यहाँ पे हम एग्रीड के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे, है ना। एग्रीड के बाद क्या कर देंगे, दैट लिख देंगे, दैट द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि द इंग्लिश इट्स थॉरोली एग्रीड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड, इस तरह से। वैसे तो नीचे आंसर भी दिया हुआ ही है, इंग्लिश भाषा को समझाना बहुत कठिन है, ऐसा ही बताया है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ पे लेसन भी कंप्लीट हो चुका है और नए वर्ड्स सुनने, जानने को और समझने को मिले हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।